to all of you. Today we now start chapter Fiber to Fabric of class 7th. देखिए ये जो चैप्टर आपका है फाइबर टू फैब्रिक, ये आपका क्लास 6 में भी एक चैप्टर है, बट उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी। उसमें जो आपके चैप्टर में पॉइंट्स हैं वो ये है कि हाउ टू मेक फाइबर टू फैब्रिक। ये जो पोर्शन है, अगर आप ये पोर्शन भूल गए हो तो ये पोर्शन का लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। उसमें आप जाकर के पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हम फाइबर को पहले थ्रेड बनाते हैं, फिर उसकी स्पिनिंग करते हैं और स्पिन करके यार्न बनाते हैं, फिर फैब्रिक में चेंज करते हैं। तो ये सब पूरी प्रोसेस उसमें दी है। और क्लास 6 में हम लोगों ने प्लांट्स फाइबर पढ़े थे और यहाँ पर क्लास 7th में हम लोग एनिमल्स फाइबर की स्टडी करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइबर। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइबर्स क्या है और फाइबर्स बनता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो फाइबर है, ठीक है, आपका फाइबर है, इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं इसमें। फाइबर है, फाइबर से बनता है थ्रेड, ठीक है, थ्रेड बनेगा और ये थ्रेड चेंज हो जाता है आपका। थ्रेड की स्पिनिंग की जाती है, तो स्पिनिंग करने के बाद ये चेंज हो जाता है यार्न में, ठीक है, यार्न्स में। और यहाँ पर इसको ओवन किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये बन जाता है फैब्रिक, ठीक है, ये बन जाता है फैब्रिक। इसको बोलते हैं क्लॉथ, फैब्रिक को बोलते हैं क्लॉथ्स। और जब इसको सिलाई इसकी कर दी जाती है, जब इसकी स्टिचिंग होती है, जब स्टिचिंग इसकी हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस जो बनता है उसको बोलते हैं क्लॉथ्स। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस हो गई। ये क्लास 6 वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, फाइबर टू फैब्रिक वाला जो चैप्टर है उसमें। अब हम लोग देखते हैं कि फाइबर्स, टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। देखिए फाइबर्स के जो है वो 2 टाइप्स हैं। मेन जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर। देखिए पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर देख लेते हैं। इधर से देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, उन दोनों वर्ड का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। मेड बाई केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक फाइबर वो हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंसेस यूज नहीं होता है। ये जो बनता है वो केमिकल से बनता है। दैट मीन्स आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वर्ड आया है मेड। मेड का मतलब ये हुआ कि ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। और यहाँ पर अब आप आइए नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में वर्ड आया है ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मीन्स होता है लेना, हम वहाँ से लेते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ये या तो एनिमल से लिया जाता है या तो प्लांट से लिया जाता है। ये दोनों वर्ड जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मेड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल फाइबर इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम देखें तो ये जो हमारा नेचुरल फाइबर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर्स। जो आपका एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर में आपका आता है ऊल। एक फर्स्ट आता है ऊल। ऊल किससे मिलता है? सीप, गोट, याक, कैमल एंड रैबिट। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द सिल्क होता है, जो सबसे ज्यादा ऊल मिलता है, वो आपको मिलता है सीप से। और दूसरा आपका आता है सिल्क। सिल्क ये मिलता है सिल्क वार्म से। सिल्क वार्म, ये सिल्क वार्म के प्यूपा जो पोर्शन होता है, आगे हम लोग जब इसको पढ़ेंगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसमें, तब आपको बताएंगे कि किस तरह से सिल्क वार्म जो है, जो इंसेक्ट है, इससे हमें सिल्क मिलता है। तो ये आपका हो गया एनिमल फाइबर। और एनिमल फाइबर में 2 टाइप के फाइबर है, वुल एंड सिल्क। वुल जो हमें मिलता है वो मिलता है सीप से, गोट से, याक, कैमल और रैबिट से। और जो रैबिट है इसका जो ऊल मिलता है हमें, ये जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। फिर आपका आया प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर का क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है, जूट, कॉटन, डेनिम, ये सब है। ये आपको बोल सकते हैं कि ये आपका इंट्रो पार्ट था और ये था आपका टाइप्स ऑफ द फाइबर्स का क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ फाइबर क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। ये आपका जो पॉइंट है ये आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनिमल फाइबर्स।
एनिमल फाइबर में जो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो था वूल, सेकंड था सिल्क। तो हम लोग पहले वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ द सम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, रैबिट, याक, कैमल एटसेट्रा। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। फिर आगे आता है कि एनिमल्स यील्डिंग वूल्स। एनिमल जो एनिमल्स हैं जैसे शीप है, गोट है, कैमल है, रैबिट है, ये सब हमें ऊल देते हैं। तो पहले हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे वो आपका है शीप। देखिए हमने आपको बताया था कि जो शीप है ये सबसे ज्यादा ऊल देने का काम करती है। सबसे ज्यादा ऊल का जो प्रोडक्शन होता है वो शीप का होता है। इसमें होता यह है कि जो शीप है इसकी रेयरिंग आसान होती है। अगर हम इसको पालना चाहें, इसकी रेयरिंग करना चाहें तो वो इजी होती है इन कंपैरिजन टू द रैबिट, इन कंपैरिजन टू द गोट, कैमल। ठीक है, और ये इजी क्यों होती है, इनकी जो रेयरिंग है वो इजी क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो डाइट है वो बहुत ही थोड़ी है और बहुत ही सिंपल डाइट है। जैसे ये स्मॉल प्लांट्स खा लेती हैं और जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको खा लेती हैं, लीव्स खा लेती हैं, और मस्टर्ड की जो डिके वगैरह होती हैं उससे अपना काम चला लेती हैं। दलिया और इनकी पल्सेस की जो स्ट्रा होती है, पल्सेस की जो हस्क होती है उसको दें तो वो खा लेती हैं। तो इस तरह से इनकी जो डाइट है बहुत हाई फाई डाइट नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया और सॉफ्ट कॉर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या ऐसी बहुत ज़्यादा गुड प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इनमें डिजीज भी बहुत कम होती है। और की कंपैरिजन में जो शीप हैं, शीप में डिजीज कम होती हैं और ये एक झुंड में रहने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। जैसे जो गोट होती है इसकी कंपैरिजन में, गोट अगर बैठने के लिए हम देखें तो वो डिस्टेंस लेके बैठती हैं, एक दूसरे से पास पास नहीं बैठती। लेकिन अगर आपने शीप का ग्रुप देखा हो तो हमेशा साथ में चलती हैं, और जब वो बैठती हैं, जब वो सोती हैं तो एक के ऊपर एक सिर रख के सोती, बिल्कुल पास में ग्रुपिंग करके सोती हैं। तो ये सब कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से शीप रेयरिंग जो है वो बहुत ही आसान है। तो शीप मतलब पालना होता है तो ये आसान होता है, इसीलिए जो शीप के ऊल हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि शीप का फॉर्मेशन कैसे किया गया, कैसे हम लोग जो है वो शीप से ऊल निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है। आइए देखते हैं। शीप, द फ्लीस ऑफ द शीप हैव द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर। जो हमारी शीप है इसकी जो फ्लीस निकालते हैं, फ्लीस का मतलब होता है कि सॉफ्ट हेयर, उसका जो सॉफ्ट हेयर होता है उसकी बॉडी पे, उसको निकालने के लिए उसमें टू टाइप के फाइबर्स निकलते हैं। पहला होता है कोर्स वीड फाइबर्स, इसको कैंप भी बोलते हैं। देखिए जैसे ये आपका मान लीजिए ये स्किन है, वूल की ये स्किन है, और यहां तक इस तरह इसके जो हेयर होते हैं इस तरह से गोल गोल से होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कटिंग होती है, इसको जो कट करके निकालते हैं तो इसको टू लेयर्स में कट करते हैं। पहले अपर लेयर्स की कटिंग होती है, उसके बाद नीचे से इन सॉफ्ट लेयर की कटिंग करते हैं। तो ये जो आपका अपर लेयर है, ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं कोर्स, कोर्स बीड, इसी को बोलते हैं कोर्स बियर्ड हेयर कैंप। और ये वाला जो इंटरनल पोर्शन है जो स्किन के पास होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट हेयर। ये जो आपका है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सॉफ्ट हेयर, जो कि स्किन के क्लोज में होता है, बिल्कुल स्किन के पास होता है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है ऊल फ्रॉम द डिफरेंट बियर्ड्स ऑफ द शीप। देखिए शीप की भी अपनी अलग अलग वैरायटी है, जो शीप हैं शीप की अलग अलग वैरायटी है। जैसे आपकी लोनी शीप होती है, नाली शीप होती है, पटवारी शीप होती है, कश्मीरी शीप है, राजस्थानी शीप है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट शीप्स है। तो उनके जो हेयर होते हैं या उनसे जो हमें फाइबर मिलेगा उनकी वैरायटी में भी डिफरेंस होगा। तो उनकी जो वैरायटी में डिफरेंस होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स पॉइंट होगा। फर्स्ट आपकी उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा, उनकी फाइनेस में डिफरेंस होगा, उनकी साइन में डिफरेंस होगा, और उनकी लेंथ में डिफरेंस होगा। जैसे जो सीप जो है वो यूपी और बिहार, यहाँ पे इनकी रेयरिंग की जाती है, उनके जो हेयर होती है उनकी लेंथ कम होती है क्योंकि यहाँ पे ठंडी कम पड़ती है। तीन हाईएस्ट 3 और 4 मंथ ओनली कोल्ड सीजन। और आपका यही जो जम्मू कश्मीर में होंगी या आपकी हिमाचल में होंगी, उनकी जो हेयर की लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि उनकी वहाँ पर जो कोल्ड सीजन है वो ज़्यादा टाइम तक के लिए रहता है। तो ये इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ, फाइनेस, साइन और लेंथ के अकॉर्डिंग जो उनका ऊल होता है, उनका जो फाइबर हमें मिलता है, सीप से जो हमें फाइबर मिलता है ये वेरी करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है।
तो ये इस तरह से आपका शीप का था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे गोट के बारे में, कश्मीर गोट के बारे में, और एक अंगोरा गोट होती है उसके बारे में, कि गोट का जो फाइबर होता है वो हमें क्या। हम लोगों ने शीप के बारे में स्टडी कर लिया था, हम लोग अब गोट के बारे में स्टडी करेंगे कि गोट से हमें किस तरह से ऊल मिलता है। देखिए गोट, टू टाइप की गोट हैं जो मोस्टली फेमस हैं ऊल के लिए। पहली है आपकी कश्मीर गोट और दूसरी है अंगोरा गोट। ये जो कश्मीर गोट है इसका जो ऊल मिलता है इसको बोलते हैं कश्मीरी ऊल, इसको कश्मीरी गोट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं कश्मीरी ऊल। ये मेनली मिलता है तिब्बत, चाइना और तिब्बत में, और इस टाइप की कुछ जो गोट हैं वो हमारे यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर JNK में भी मिलती हैं। ये तो आपका होगा कश्मीर गोट। दूसरी आती है आपको अंगोरा गोट। ये जो अंगोरा गोट है ये डोमेस्टिक गोट है, ये तो आपको यहाँ पाई जाती है, ये आपकी इंडिया में भी पाई जाती हैं। जो इंडिया में देखा होगा कि बहुत सारे लोग गोट रखते हैं, गोट की रेयरिंग करते हैं, तो मेनली यही अंगोरा गोट है। ये डोमेस्टिक गोट है, ठीक है। और ये इसका नाम जो अंगोरा पड़ा वो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की की कैपिटल है अंकारा, इसी के नाम पे इसका नाम अंगोरा गोट है। और इससे जो फाइबर हमें मिलता है, इसका जो फाइबर होता है वो बहुत ही लेस्ट्रस होता है। लेस्ट्रस मतलब होता है बहुत, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं। तो इसके जो स्वेटर या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ड्यूरेबल होती हैं, जल्दी से वो फटती नहीं है। मोहेर, इसका जो फाइबर मिलता है उसको बोलते हैं मोहेर, या इसके ऊल को मोहेर बोलते हैं। और ये बिल्कुल चमकदार होता है तो इसको डायमंड फाइबर भी बोलते हैं। ये बहुत ही चमकदार होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें साइन बहुत होती है इसलिए इसको बोलते हैं डायमंड फाइबर। डायमंड फाइबर, ये जो मोहेर है, लस्ट्रस फाइबर है, इसको डायमंड फाइबर भी बोलते हैं। फिर आपका एनिमल आया याक। याक आपको पता है, आपने देखा होगा कि याक जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। वहाँ पर ये इसको अगर देखा जाए तो या लद्दाख या जम्मू कश्मीर के एरिया में, या कोई अगर वैष्णो देवी दर्शन करने गया हो या उनके घर वाले गए तो बताते हैं कि याक का वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। याक से ही वो लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इसके जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो याक का जो बाल निकाला जाता है, इसका जो हेयर निकाला जाता है, एक्चुअली में इसमें दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। तो इसके ऊपर जो ऊपर के बाल होते हैं उनको नहीं कट करते, वो जो होते हैं कोर्स होते हैं और उनसे आपका ऊल नहीं बनाया जा सकता। तो ऊपर वाले बाल को उठा लेते हैं, उसके नीचे के जो छोटे बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं या फ्लीस है, उसको कट करके निकाल लेते हैं, और उससे जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत, थर्मल इंसुलेटर होता है वो, तो उससे जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और डिफरेंट टाइप की थिंग्स लाइक द कैप, स्कार्फ और आपका स्वेटर वगैरह बनाने का काम में लाते हैं, और उसकी स्पिनिंग कर लेते हैं। स्पिनिंग करने के बाद वो फ्लिस में चेंज हो जाता है। फिर आपका आया कैमल। देखिए कैमल आपका राजस्थान में भी पाया जाता है, ठीक है, बट यहाँ के जो कैमल हैं उनके हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनमें नहीं होती है, उनकी लेंथ भी बहुत छोटी होती है, तो उससे बनाए तो जाते हैं ऊल, लेकिन इतनी गुड क्वालिटी के ऊल नहीं बनते हैं। दो कैमल हैं जो बहुत फेमस हैं, एक है आपका लामा और दूसरा है अल्पाका। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इनकी साइज छोटी होती है, इनकी साइज ऐसी होती है जैसे अपने यहाँ की बड़ी गोट होती है, इससे थोड़ी बड़ी होती है। ये दोनों फेमस हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और इनके हेयर जो है उनकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और शाइनी हेयर होते हैं, और इनसे ऊल फॉर्मेशन का काम होता है, तो इससे ऊल बनाया जाता है। तो हम लोगों ने 4 एनिमल्स पढ़े कि ये कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इनसे हमें जो है ऊल बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊल प्रोडक्शन कैसे होता है। ऊल प्रोडक्शन में जैसे ये तो हम मान लीजिए एनिमल है, एनिमल से हमने उनके हेयर रिमूव कर लिए, उनकी कटिंग करके निकाल लिया, उसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ऊल के प्रोडक्शन में, कौन कौन सी प्रोसेस आती है, कौन कौन सी प्रोसेस पार्टिसिपेट करती है, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग वही देखते हैं। हम लोगों ने ये जान लिया कि किस किस एनिमल से हमें फाइबर्स मिलेगा। उसके बाद अब हम ये जानते हैं कि फाइबर्स जो मिलेगा उस फाइबर से ऊल का प्रोडक्शन किस किस स्टेप में होता है, कैसे कैसे ऊल का प्रोडक्शन होगा, और कैसे फाइनली हमें जो फाइबर हमें किसी भी एनिमल से लाइक द शीप, गोट, कैमल
इन सब से मिला हुआ है, उसके किस प्रोसेस के थ्रू हमें फाइनली जो है वो ऊल मिलेगा, जिससे हम निटिंग और स्वेटर वगैरह और ये सब बनाएंगे। तो प्रोडक्शन में फर्स्ट जो प्रोसेस आती पहली आती है शेयरिंग। जो शेयरिंग प्रोसेस है, शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए जैसे हम आपको बताएं, जैसे हम लोग अपने सिर का मुंडन कराते हैं, जैसे एक होता है ना कि छुरा होता है, ठीक है, सीजर होता है, हिंदी में छुरा बोलते हैं, इंग्लिश में सीजर बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, उससे हटाते हैं, बाल हटाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों की खाल कटती है, हमारी जो होती है वो खाल नहीं कटती हैं। या आप ट्रिमर्स मान सकते हैं, ट्रिमर जैसे 0 पॉइंट पे लगा करके करते हैं, 0 पे करके करते हैं तो पूरा बाल रिमूव हो जाता है, लेकिन उसकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, स्किन डैमेज नहीं होती। तो इसी तरह से ये जो शेयरिंग प्रोसेस होती है, वो चाहे आपकी शीप है, गोट है, रैबिट है, कैमल है, इन सब के हेयर को रिमूव करने का, इनके जो फ्लीस होती हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आती है वो आती है स्कोरिंग। देखिए जो एनिमल है, आप जो है ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इधर उधर जाते हैं, प्लांट्स के पास जाते हैं, जंगल झाड़ियों में जाते हैं, तो इनके बाल में बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स आ जाती हैं, उन अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, उसी अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। इसके बाद आपका आता है ग्रेडिंग या शॉर्टिंग। देखो नाम से ही लग रहा है, शॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ, शॉर्टिंग का मतलब हुआ अलग अलग करना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो यहां से हमने स्कोरिंग में अनवांटेड थिंग्स निकाला, अब हमें यहाँ पे जो हेयर मिले हैं उनकी हम डिफरेंट साइज में डिफरेंट करेंगे। हो सकता है कि उनको छोटे हेयर या बड़े हेयर में करें, या हो सकता है कि छोटे हेयर, मिडिल हेयर और बड़े हेयर में करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो इसी में ग्रेडिंग का मतलब होता है ना कि जैसे क्लास में आप देखते होंगे कोई स्टूडेंट पास हुआ तो ग्रेड 1 मिला, ग्रेड 2 मिला, ग्रेड A2 मिला, ग्रेड B1 मिला। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हेयर का जो साइज है उसको अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर लेते हैं। फिर आता है डाइंग। देखिए हेयर जो मेनली होता है उसमें हेयर होता है रेड कलर का, ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का। तो ये जो तीनों हेयर होते हैं, ये तो 3 हो गए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्कार्फ है या स्वेटर वगैरह है तो वो बहुत सारे कलर के होते हैं। तो जब ये निकाल लिया जाता है तो यहीं पे डाइंग का प्रोसेस होता है, यहीं पे डाइंग का प्रोसेस किया जाता है, डाई किया जाता है इसको, बालों को। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस आती है आपकी ड्राइंग की। क्योंकि अगर इसको हम डाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई केमिकल होगा या कोई वाटर की थिंग्स होगी जिसमें उसको वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, उसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद डाइंग करेंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइंग की प्रोसेस आती है, इस हेयर को उसके बाद ड्राइंग करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है कार्डिंग का। अब ये कार्डिंग कौन सी प्रोसेस है, कार्डिंग के अंदर वो प्रोसेस आती है कि जो इसके फाइबर्स होते हैं वो मतलब उसकी आप कह सकते हो थ्रेड बनाने के काम में जाते हैं। यहाँ पर ये जो कार्डिंग की प्रोसेस है, यहाँ पर थ्रेड बनाने का काम होता है। अभी तक हेयर था, अब हेयर के बाद ये क्या होगा, ये थ्रेड बनाने का, थ्रेडिंग की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेडिंग। कार्डिंग मतलब थ्रेडिंग की प्रोसेस होगी। उसके बाद मेकिंग यार्न कैसे बताया था कि जो थ्रेड हैं, कई थ्रेड को ले लो, जैसे थ्रेड है, एक थ्रेड है और ये दूसरा थ्रेड है, ये तीसरा थ्रेड है। अब इसको क्या करो कि ऐसे ऐसे गोल गोल आपने स्पिन करा दिया, ऐसे पकड़ के उंगली से स्पिन कराया, स्पिन कराएंगे तो एक दूसरे पे लिपट जाएंगे, तो इस तरह से टाइट हो जाते हैं। और वो जब कई एक साथ हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेकिंग यार्न में क्या होता है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है और थ्रेड चेंज हो जाता है यार्न बनाने में। फिर आता है वेविंग एंड फिनिशिंग। देखिए यार्न बन गया आपका, यार्न बनने के बाद क्या होगा, या तो फिर उसकी बुनाई होती है और या उसकी फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग का मतलब उसको देखा जाता है कि क्या इसमें कहीं थ्रेड तो नहीं निकला है, कुछ नहीं है। तो वेविंग और फिनिशिंग ये लास्ट स्टेप है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया स्वेटर। हम एक स्वेटर लिख दे रहे हैं, स्वेटर, स्कार्फ, सॉक्स और डिफरेंट टाइप की थिंग्स आप जो भी बनाना चाहें, वो इस तरह की ये ऊल प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है। यहाँ तक तो आपको ये ऊल मिल गया, यहाँ तक ये ऊल प्रोडक्शन की प्रोसेस है, यहीं पे आपको फाइनल ऊल मिलता है। ये जो स्टेप है मेकिंग यार्न, यही फाइनल स्टेप है जो हमें ऊल देती है। और ऊल के बाद ये फैक्ट्री में जाता है, चाहे हाथ से, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीजें होती हैं घर में, मम्मी और मौसी, नानी, ये लोग पहले के टाइम पे ज़्यादा बुनाई होती तो घर में ही निटिंग का काम कर लेती हैं, तो उसके लिए भी जो ऊल आता है वो यहीं से आता है। और फैक्ट्रीज में बनता है तो फैक्ट्रीज में अलग हिसाब से बनता है, वो फैक्ट्री से उसमें बुनाई होती है।
तो ये आपकी प्रोसेस हो गई वूल प्रोडक्शन की। अब इसके बाद हमारी एक प्रोसेस और आती है, वो आती है प्रॉपर्टीज एंड द क्वालिटी ऑफ वूल। प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ वूल। अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, वूल की प्रॉपर्टी देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी और क्या क्या क्वालिटी वूल में होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ वूल। प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ वूल। पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है रेसिस्टेंट टू फायर। रेसिस्टेंस टू फायर, ये फायर के प्रति रेसिस्टेंस होती है, मतलब जल्दी से इसमें जो फायर है वो फायर नहीं पकड़ती। जो उल का कपड़ा, मतलब ये अब देखना, ये प्रॉपर्टी है और क्वालिटी है, दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो उल जल्दी फायर नहीं पकड़ता, ये चीज होती, या हम ये कह सकते हैं उल ऐसा होना चाहिए कि जो जल्दी से फायर ना पकड़े। पता चला किचन में खाना बना रहे थे, जल्दी फायर पकड़ता है तो आग लग गई जिसने पहन रखा था। जैसे आपने देखा होगा कि जब सेफ्टी किट्स बताया जाता है उसमें बताया जाता है कि नायलॉन या टेरिकॉट के कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फायर जल्दी लग जाता है। तो रेसिस्टेंस टू फायर मतलब उसमें फायर, उसमें जल्दी से आग नहीं लगनी चाहिए। दूसरा होता है रेसिस्टेंट टू डर्ट। रेसिस्टेंस टू डर्ट मतलब डर्ट के, अब ये रेसिस्टेंट टू डर्ट क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे धूल लग गई, मान लीजिए आप जा रहे थे, स्वेटर आपका डस्ट में गिर गया, धूल में गिर गया, आपने उसको खूब तेजी से ऐसे झटका दो बार, तो उससे डस्ट निकल जाती, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंट टू डस्ट। तो रेसिस्टेंट टू डस्ट, जल्दी से धूल लगे ना, और अगर लगे भी तो वो कैसी हो, वो निकल जाए। पहले तो वो रेसिस्टेंस हो, उस पर डस्ट पार्टिकल जो है वो पेस्ट ना हो। ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े में अगर पसीना थोड़ा सा भी लग गया बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, वो ऐसे लगता है कि उस पर पेस्ट हो गया, किसी ने पेस्ट कर दिया हो। ये क्वालिटी जो है वो उल में नहीं होती है, और ये क्वालिटी उल में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो आदमी एक बार पहनने के बाद इसको वॉशिंग के लिए नहीं देता है, बल्कि कई बार यूज करने के बाद फिर हमें लोग इसको वॉशिंग के लिए देते हैं। दूसरा होता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स उलन क्लॉथ्स जो है वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। अगर स्वेटिंग भी हो जाती है या धुलते समय, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप देखिए इसकी जब वॉशिंग की जाती है उलन क्लॉथ्स की, तो जब इसको उलन क्लॉथ्स को ऊपर बाल्टी में डुबो पानी में, उसको उठाओ तो देखो उसमें बहुत सारा वाटर रहता है। तो मतलब क्या है, ये वाटर को होल्ड करता है अपने अंदर, ये अपने अंदर क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट वाटर रिपेलेंट, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये वाटर का रिपेलेंट हो, वाटर रिपेलेंट। अब ये वाटर रिपेलेंट क्या है, वाटर रिपेलेंट, अगर वाटर रिपेलेंट नहीं होगा, अगर ओस में कहीं जा रहे होंगे, ड्यू के सिचुएशन हुई, कुहासा पड़ा हुआ, उस टाइम पे कहीं जा रहे होंगे, तो हमारा पूरा स्वेटर भीग जाएगा। आप लोग को ध्यान हो ठंडियों की, तो आपने देखा होगा कि स्वेटर जब हम कहीं जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ओस पड़ी होती है या बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, तो हमारे स्वेटर के ऊपर ऐसे लगता है कि जो स्मॉल से हेयर्स निकले होते हैं, उसके ऊपर डस्ट, ओस के पार्टिकल जो है वो एकदम रखे, वैसे लगता है कि रखे हुए हैं, उसके अंदर नहीं जा रहे। और उसको स्वेटर को अगर हम ऐसे किसी क्लॉथ से झाड़ देते हैं या टॉवल वगैरह से हटा देते हैं, तो वो जो ओस के पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद आपकी आती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी भी, मजबूत भी होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का ये मतलब हुआ कि स्वेटर ऐसा, मतलब कपड़ा हमारा वुलन क्लॉथ ऐसा होना चाहिए कि जो स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि खरीदा और एक ठंडी बाद दूसरी ठंडी फट गया, दूसरी ठंडी में नहीं पहन पाए, फिर दूसरी ठंडी में नया लेना है। तो ये कैसा होना चाहिए, थोड़ा ड्यूरेबल होना चाहिए, जिससे थोड़ा चले, टिकाऊ हो। पहन के सो गए, ऐसा नहीं कि पता चला पहन के सोए और सुबह उठे तो देखो फटा मिला। तो ड्यूरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उसके थ्रेड जो है इतने स्ट्रांग हो कि जल्दी से टूटे ना, जल्दी से ब्रेक ना हो। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, ये सारी आपकी।
आइए अब हम लोग हेल्थ हजार्ड्स देखते हैं। देखिए होता क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सॉर्टिंग, देखिए ये जो सॉर्टनिंग की प्रोसेस है या सॉर्टिंग की प्रोसेस है ये की जाती है ह्यूमन बीइंग द्वारा, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग से होती है, चूंकि कोई मशीन ऐसी नहीं है जो कि छोटे बड़े मझले और डिफरेंट टाइप के जो हेयर्स हैं उनको ये अलग करे। तो ये काम कौन करता है, सॉर्टिंग क्या काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है आपका जो इसके अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया इंटर कर जाता है इनटू द ह्यूमन बीइंग और ये डिजीज कौन सी काज करता है, उस डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स सॉर्टस डिजीज, इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स सॉर्टस डिजीज। अच्छा ये बैक्टीरिया आता कहाँ से, ये बैक्टीरिया होता है आपका सीप में प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया जो है वो सीप में प्रेजेंट होता है। तो सीप में प्रेजेंट होता है तो सीप से ही ये हेयर निकाला जाता है, सीप से ही ये हेयर निकाला जाता है। तो सीप के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है सॉर्टिंग के प्रोसेस को थ्रू ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है और ये बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है जो कि एंथ्रेक्स डिजीज काज करता क्या है या सॉर्टस डिजीज बोलते हैं। देखिए सॉर्टिंग प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तभी ये बैक्टीरिया इंटर करता है। तो सॉर्टिंग से देखो, सॉर्टिंग से इसका नाम पड़ा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सॉर्ट, तो इसका नाम हो गया सॉर्टर्स डिजीज, इसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज। और ये एक लंग्स डिजीज है, मतलब ये इसका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, इसका इन्फेक्शन होता है लंग्स में। अच्छा जो जिसका इन्फेक्शन लंग्स में होता है उसके सिम्टम्स जो है वो हार्ट में भी दिखाई देते हैं। तो इसका जो है ये डिजीज जो होती है वो लंग्स और हार्ट में होती है, लंग्स हार्ट, और लंग्स में होगा तो लंग्स में जाएगी कहाँ से, विंड पाइप से। तो ये जो डिजीज है ये तीन पार्ट की हमारी बॉडी के तीन पार्ट को इफेक्ट करता है, लंग्स हार्ट और विंड पाइप को, एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये आपका था उल। हम लोगों ने ये उल प्रोसेस की फॉर्मेशन देख लिया कि हम लोग उल कैसे बनाएंगे, फिर उसको इंडस्ट्री में कैसे ले जाएंगे, फिर आपको किस तरह से हम स्वेटर और डिफरेंट टाइप की थिंग्स का फॉर्मेशन करेंगे। और इस ये जो चैप्टर है ये अभी फिनिश नहीं हो रहा है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे सेरिकल्चर नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा, और उसके बाद इन इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट को भी लॉस ना हो और हमारी बॉडी को भी लॉस ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इन सबको देखने के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।